वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेड परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम। आज के लेक्चर में हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। स्टेट वेरिएबल एनालिसिस इस यूनिट का नाम है। ठीक है, तो जितना जैसे अभी तक हमने पढ़ा है, लाप्लास पढ़ लिया हमने, फोरियर पढ़ लिया है और हमने फर्स्ट यूनिट बेसिक पूरा सिस्टम एंड सिग्नल भी इसमें कवर कर लिया। जितना हमने चीजें पढ़ी हैं, मेन जो हम लाप्लास में पढ़े हैं उसका ही यूज अब क्या होने वाला है, इस वाली यूनिट में होने वाला है और उससे थोड़ा एक्स्ट्रा। अब ये स्टेट वेरिएबल एनालिसिस है क्या, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस क्यों यूज हम कर रहे हैं? अभी तक हमने क्या करा था, हमने फोरियर करा, लाप्लास करा, चाहे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करा, और अभी हमारा जेट ट्रांसफॉर्म रह गया। लास्ट यूनिट हमारी क्या है, जेट ट्रांसफॉर्म। हम ये देखते हैं कि जब हम कोई सा भी इनमें से ट्रांसफॉर्म करें तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन तो मिल जाता है। कोई भी सिग्नल है, अगर किसी ने कहा है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, ठीक है, या इसका ट्रांसफर फंक्शन बताओ, तो हम किसी भी अप्रोच से, फोरियर से भी ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। हमने लाप्लास से भी ट्रांसफर फंक्शन निकाला था। ट्रांसफर फंक्शन बराबर जिसे हमने एच कहा था, YS अपॉन XS, वो होता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन या ये भी कह सकते हैं जो हमें आउटपुट पे वैल्यू मिल रही है लाप्लास में किसी में भी, और जो इनपुट से हमने वैल्यू दिया है उनका जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। तो हम जेट से भी, जेट ट्रांसफॉर्म से भी ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, लाप्लास से भी निकाल सकते हैं, फोरियर से भी निकाल सकते हैं। तो फिर हमें ये स्टेट वेरिएबल एनालिसिस क्यों करना पड़ा अगर हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल ही रहे हैं? अब देखो, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनमें जो अभी तक हम इन तरीकों से लाप्लास वगैरह से, फोरियर ट्रांसफॉर्म से ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे थे, इनके कुछ ड्रॉबैक होती हैं। इन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए या इन ड्रॉबैक की वजह से हम क्या पढ़ते हैं, स्टेट स्पेस मॉडल या स्टेट स्पेस एनालिसिस या स्टेट वेरिएबल एनालिसिस को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। या फोर्थ यूनिट हमारी इसलिए यूजफुल यहाँ पर हो जाती है कि जिसका ट्रांसफॉर्मेशन या जिसका ट्रांसफर फंक्शन हम उनसे नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए हम स्टेट वेरिएबल एनालिसिस यूज करते हैं। जैसे कि होता क्या है कि जब हम लाप्लास वगैरह कर रहे थे तो उसके लिए प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए जीरो इनिशियल कंडीशन पे। जब हम लाप्लास निकाल रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि जैसे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिमिट रख रहे थे, तो उसमें भी हम जो फंक्शन करके निकालते हैं FT, तो एक आर टर्म बताई थी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन और कन्वर्जेंस में जब हम निकालते हैं कन्वर्जेंस तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो उसकी जो वैल्यू है फंक्शन की, मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन की, वो हमेशा हमारी इन्फिनिटी से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। 0 टू इन्फिनिटी लिमिट रखते थे, लेकिन हम जो क्वेश्चन में ऐसे लिख देते हैं कि हमारा ये जो f1 ऑफ t आया है e की पावर माइनस सिग्मा t dt, लिखते तो इसे ऐसे थे, लेकिन इसकी वैल्यू हम किससे छोटी कहते थे कि इन्फिनिटी से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज ऐसे हम लिखते थे। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कहते थे कि इसकी वैल्यू हमारी इनफाइनाइट तक नहीं जानी चाहिए, इन्फिनिटी से छोटी होनी चाहिए, तभी ये एब्सोल्यूट इंटीग्रल होगा। और जब ये एब्सोल्यूट इंटीग्रल होगा तभी हम इसका क्या निकाल पाएंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म हम इसका निकाल लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने ये कंडीशन पढ़ी थी ना, या सीरीज में, कि एब्सोल्यूट इंटीग्रल होना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं कि जहां पर एब्सोल्यूट इंटीग्रल नहीं भी होता और फोरियर निकल जाता है, लेकिन कंडीशन ये थी कि अगर जिसकी हमें एग्जिस्टेंस देखनी है और निकालना है, या लाप्लास और फोरियर के लिए एक क्या होती है कंडीशन कि एब्सोल्यूट इंटीग्रल होना चाहिए जो हमारा सिग्नल है, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि वह सिग्मा से क्या होना, इनफाइनाइट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो इस कंडीशन की वजह से, सेकंड चीज हम इसमें जीरो इनिशियल कंडीशन लेते हैं, सेम जो अभी हमने बताई। और सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, LTI सिस्टम होना चाहिए। तो LTI सिस्टम होना चाहिए, जीरो इनिशियल कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और जो सिग्मा की वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारा इनफाइनाइट से छोटा होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट के अंदर अंदर होना चाहिए। ये सारी, या S प्लेन पे होना चाहिए। ये सारी किसकी कंडीशन होती हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को निकालने की। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फिर हमने इनिशियल वैल्यू और जीरो वैल्यू थ्योरम करके भी ट्रांसफर फंक्शन या वैल्यू काउंट करी थी, उसमें भी कंडीशन थी कॉजल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, फाइनल वैल्यू लगा रहे हो तो नॉन पीरियोडिक होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू लगा रहे हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये सारी कंडीशंस हमने लगाई थी। और सबसे मेन कंडीशन कि वो लगता है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट में,
जो हमने लाप्लास, फोरियर ये सब पढ़ रहे थे, इनका जो ट्रांसफर फंक्शन निकाला जाता है वो किनका निकलता है ट्रांसफर फंक्शन, जब इनपुट भी सिंगल हो और आउटपुट भी हमारा कैसा हो, सिंगल हो, उनके लिए ये यूज करे जाते थे। पर मान लो अगर कहीं पे हमारे आउटपुट सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट नहीं है, हमारे क्या नहीं है, एक इनपुट की जगह बहुत सारे इनपुट है या एक आउटपुट की जगह बहुत सारे इनपुट है, तब हमारा लाप्लास या ये अदर कैसे लगेंगे। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये जो अभी हमने ड्रॉबैक्स बताई हैं कि एलटीआई सिस्टम ही होना चाहिए, जीरो इनिशियल कंडीशन हमें देखनी पड़ती है, हमारा सीसो सिस्टम होना चाहिए, मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होना चाहिए, वो होगा तभी हम लाप्लास लगाएंगे, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना चाहिए, तब हम लाप्लास से ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट वेरिएबल एनालिसिस का यूज करते हैं या स्टेट वेरिएबल एनालिसिस को अप्रोच करते हैं, तो हम सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का भी, चाहे सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट है या मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट है, कैसे का भी ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। लीनियर है, नॉन लीनियर है, टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है। एलटीआई सिस्टम बोला था ना, यहाँ चाहे एलटीआई नहीं भी है तब भी हम उस सिस्टम का क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम स्टेट वेरिएबल एनालिसिस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज, चलो ये भी हमने कह दिया कि इसलिए यूज करते हैं। एक चीज और होती है, जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, तो हमारे ब्लॉक के अंदर क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, या उसे पता ही नहीं होता कि ये जो इंटरकनेक्शन इसके अंदर हो रहा है उसमें इंटरकनेक्शन में क्या चीज है, वो चीज नहीं पता होती। लेकिन जब हम स्टेट वेरिएबल एनालिसिस करते हैं तो इसका जो आउटपुट होती है या वैल्यू होती है वो किस पे भी डिपेंड करती है, जो हमारे इसके अंदर एलिमेंट होते हैं उसके डिग्री से इस पर क्या भी पड़ता है, इफेक्ट भी पड़ता है। इसका मतलब कि इसके अंदर हमारे कैसे एलिमेंट होते हैं, मेमोरी एलिमेंट होते हैं, तो उसको भी हम स्टेट वेरिएबल या स्टेट स्पेस के टर्म में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। वो जैसे जैसे पढ़ेंगे वो समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये किसे डिफाइन कर दिया, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस को हम क्यों अप्रोच करते हैं ये बताया है। किस लिए अप्रोच करते हैं कि जिन चीजों का फोरियर ट्रांसफॉर्म या लाप्लास ट्रांसफॉर्म या जेट ट्रांसफॉर्म से ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं, उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम स्टेट वेरिएबल एनालिसिस या स्टेट वेरिएबल अप्रोच को करते हैं। और पॉइंट क्या क्या है कि क्या क्या ड्रॉबैक थी वो हमने क्या करी है, यहाँ पर सारी ड्रॉबैक अभी बता दी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड पहले इसके हम सारी 2-3 डेफिनेशंस हैं, वो 2-3 डेफिनेशन देखते हैं और फिर क्या स्टेट वेरिएबल में क्या क्या चीजें लेते हैं वो हम देखेंगे। यहीं से पहले बस एक छोटी सी चीज बता देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। मान लो ये हमारा क्या है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट में तो क्या होता है, एक ही इनपुट जाएगा एक ही आउटपुट जाएगा। पर ये मान लो हमारा क्या है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है। अगर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम हमने लिया तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर कितने इनपुट देने पड़ेंगे, यहाँ हमें बहुत सारे इनपुट देने पड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आउटपुट भी हमें क्या होते हैं, बहुत सारे आउटपुट मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना दिया कि यहाँ हमने n टाइम्स ऑफ क्या लिए हैं, इनपुट लिए हैं, और n टाइम्स, n कह दो m कह दो, अलग अलग नंबर इन्हें नाम दे दो कि हमने इतने टाइम क्या दिया है, इनपुट में दे रखा है। तो इनपुट को हमने किससे डिफाइन कर दिया, मान लो यहाँ पर हमने u से कह दिया, ut। ठीक है, कि हमने इसमें बहुत सारे इनपुट दिए हैं, बहुत सारे ही हमें क्या मिल गए हैं, आउटपुट मिल गए हैं। और ये नीचे से जो हमने दे रखे हैं ये एक तरीके से क्या होता है, कंट्रोल वेरिएबल होते हैं। ये जो हमारा सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है, एक मीमो कंट्रोल सिस्टम बोल दिया हमने कि मल्टीपल आउटपुट मल्टीपल इनपुट का ये क्या है, या मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का क्या है, ये एक कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का भी हो सकता था, जिसके इनपुट पे यहाँ लिख लेना कितने नंबर हमने माने हैं, वो नंबर्स लिख लेना कि इतने नंबर का हमने यहाँ इनपुट दे रखा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रखा है, आउटपुट भी वहां पे मिला हुआ है। तो नंबर हमें अपने अकॉर्डिंग लेने हैं कि कहाँ तक हमने ये नंबर को माना है। ठीक है, तो अगर इसे हम कहते हैं कि टोटल कितने नंबर है, 1, u1 ऑफ t कह दिया, यहाँ कह दिया u2 ऑफ t, u3 ऑफ t, डॉटेड डॉटेड
हमने यू एम तक बोल दिया, एम एन ओ पी जो लेना है यहाँ पर वो ले सकते हैं। तो एम नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पर है, ठीक है, एम नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दे दिया। तो यू हमारा एक तरीके से क्या हो गया कि हमने यहाँ पर क्या दिए हैं, ये इनपुट वेरिएबल दिए हैं, इनपुट वेरिएबल। ठीक है, यहां पर ये रहे, ये क्या है, आउटपुट्स हैं। तो हमने इसे क्या दिया, y1 ऑफ टी, y2 ऑफ टी, y3 ऑफ टी, एंड दिस इज y m यहां कह दिया, n यहां कह देना, यहां p बोल दो, y p ऑफ t। इतने हमारे को क्या मिल गए, आउटपुट मिल गए। तो ये क्या है, p n नंबर ऑफ या m नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हैं, और p हमारे क्या हो गए, आउटपुट वेरिएबल्स हो गए। यहाँ आउटपुट बोल दो कि p हमारे आउटपुट हो गए। और ये हमारे क्या है, ये है हमारे स्टेट वेरिएबल। कंट्रोल सिस्टम में वैसे अभी पढ़े नहीं होंगे ये सारी चीजें, जैसे हम काउंटर वगैरह बनाते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, तो वो चीज़ अभी पढ़ी नहीं होगी तो इतना पता भी नहीं होगा। तो उसमें एक हम क्या भी लेते हैं, कंट्रोल एलिमेंट भी लेते हैं। कोई भी अगर आउटपुट लाते हैं तो आउटपुट का जो कंट्रोल होता है वो किससे होता है, एक कंट्रोल वेरिएबल से होता है। इनपुट देने पर आउटपुट में क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है कंट्रोल पे, ठीक है। तो एक तरीके से यही समझ लो, कंट्रोल सिस्टम में हमने क्या इनपुट दे रहे हैं उसी पे हमारा क्या करते हैं, आउटपुट डिपेंड करता है। तो इसलिए ये हमारे जो होते हैं, ये होते हैं स्टेट वेरिएबल, जिसका हम यूज कर रहे हैं, जिस एनालिसिस को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वही हमारे क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल होते हैं किसी सिस्टम के। तो यहाँ पर हमने कह दिया, इसे हम डिनोट कर रहे हैं x1 से, x1 ऑफ टी, x2 ऑफ टी, x3 x, ये हो गए कहाँ तक, n तक, xn ऑफ टी। तो ये हमारे क्या है, स्टेट वेरिएबल। इनको क्या लिख लेना, n नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, n स्टेट वेरिएबल्स। इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है, आउटपुट आता है। अब ये कैसे कैसे लिए गए, कितने नंबर क्या होना चाहिए, वो सब अभी आगे भी देख लेंगे, पर हमने अभी ये बना लिया, ये m तक इनपुट दे रखे हैं। m नंबर ऑफ इनपुट देने पर यहाँ हमें p आउटपुट मिल रहे हैं, और n नंबर यहाँ पर क्या है, स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो ये सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। तो हमने इनके सबके आगे क्या लगा दिया, वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल। अभी सिर्फ इतना डायग्राम सिर्फ हमने समझाने के लिए बताया है कि क्या है स्टेट वेरिएबल, किस तरीके से यूज करा जाता है। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए तो सिंपल भी लग सकते हैं, लेकिन स्टेट वेरिएबल की हेल्प से हम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, लीनियर नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट, कैसा भी सिस्टम हो उन सबको हम क्या कर लेते हैं, इजीली अप्रोच कर लेते हैं। इसलिए हमारा क्या यूज करा जाता है, स्टेट वेरिएबल यूज करा जाता है। ठीक है, ये चीज हमने बता दी। तो ये स्टेट, ये इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ये स्टेट हो गया। स्टेट के बारे में क्या बताया है कि ये जो स्टेट होता है ना, ये स्टेट, अब क्या कहा था कि जो पहले वाले सिस्टम होते थे, लाप्लास, फोरियर, उन सब में, इन सब में क्या होता था कि सिस्टम के अंदर क्या लगा है वो पता नहीं होता था। लेकिन स्टेट वेरिएबल में ये जो स्टेट होते हैं ना, ये सिस्टम में इंफॉर्मेशन कि कितनी डायनामिक इंफॉर्मेशन, जैसे कैपेसिटर है या इंडक्टर है, ये क्या होते हैं, मेमोरी एलिमेंट होते हैं। मेमोरी एलिमेंट का मतलब ये चीजें स्टोर भी करते हैं। तो इसलिए ये जो स्टेट वेरिएबल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये डायनामिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का भी काम करते हैं। या ये कहो कि जितनी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, किसके अंदर, ये जो हमारे स्टेट्स हैं, कि ये स्टेट होते हैं, ये क्या होता है, एक डायनामिक सिस्टम होता है, जिनके पास हमारी क्या होती है, छोटी से छोटी मतलब मिनिमल इंफॉर्मेशन इनके पास क्या होती है, कलेक्ट होके रहती है। या ये कहो ये मिनिमल इंफॉर्मेशन के बारे में भी हमें क्या देते हैं, जानकारी देते हैं, किसी एक प्रॉपर इनपुट के देने पर, किसी एक प्रॉपर टाइम पे। कि मान लो हमने किसी एक टी टाइम पे इनपुट दिया, तो किसी एक टी नॉट टाइम पर ये क्या रखेंगे कि सिस्टम के बारे में सारी जानकारी को, मिनिमल इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। जैसे अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन या तो नेटवर्क में करे होंगे, या थोड़े बहुत अगर देखा भी होगा तो लाप्लास में खाली एक ऐसी स्विच बना के क्वेश्चन दिखाया था कि अगर कोई कहता था t बराबर 0 पे अगर हमने स्विच बंद करा तो बताओ आउटपुट किस तरीके से मिलेगा, या t बराबर 2 पे हमने स्विच को ऑफ कर दिया तो बाद में क्या होगा, पहले क्या होगा, इस तरीके की कंडीशन आती है। तो ये किसी भी एनी टाइम पर, एनी टाइम, किसी भी टाइम पर
सिस्टम में क्या स्टोरेज है उसकी इंफॉर्मेशन के बारे को भी बताता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टेट वेरिएबल होता है। अब पहले इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशन के बाद हम इसे क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड कर लेंगे। ये रही हमारी डेफिनेशंस। देखो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस है क्या, सबसे पहले ये चीज कही है कि स्टेट वेरिएबल एनालिसिस है क्या, एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन is not generally suitable for computer solution. It is the best to obtain a set of n first order differential equation using a set of auxiliary variable called state variable, and this approach is called state variable analysis. इन्होंने क्या चीज लिखी है कि स्टेट वेरिएबल एनालिसिस है क्या, वो लिख रखी है। तो क्या बताया है इसमें कि अगर कोई nth ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो क्या होती है, कई बार कंप्यूटर के जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन इजीली नहीं हो पाता है। ये चीज इन्होंने लिखी है कि हमारे लिए क्या होती है कि कंप्यूटर सॉल्यूशन के लिए कई बार जो nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं वो सुटेबल नहीं होती हैं, उससे इजीली सॉल्यूशन हमारा क्या नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, n फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेट लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन n टाइम तक होंगी, उनका क्या ले लेंगे, सेट ले लेंगे, और कुछ ऑक्सिलरी वेरिएबल ले लेंगे। ऑक्सिलरी वेरिएबल मतलब कि मान लो हम पे ये हमने u लिया था, x लिया था, y लिया था, एक इनपुट था, एक स्टेट था, एक आउटपुट था, इनके साथ ऑक्सिलरी वेरिएबल ले लेते हैं a b c d। तो उनकी हेल्प से क्या होता है कि हमारा इजीली हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, जैसे कि अभी देखोगे भी कि कितना इजी हो जाता है स्टेट वेरिएबल की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना या फिर ट्रांसफर फंक्शन निकालना। हमने लाप्लास में देखा था ना, एस लिख देते थे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वही चीज उन्होंने कही है। उसी की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, बहुत इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व भी कर लेते हैं और अपना ट्रांसफर फंक्शन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दिखाना ही, इट इज बेस्ट टू ऑब्टेन अ सेट ऑफ एन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग अ सेट ऑफ ऑक्सिलरी वेरिएबल कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। ऑक्सिलरी वेरिएबल मतलब ये जो हम स्टेट वेरिएबल को यूज करते हैं और उनका एक क्या बनाते हैं, मैट्रिसेस बनाते हैं, सेट बनाते हैं, और इस अप्रोच को ही क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस बोलते हैं। ये तो खाली एनालिसिस है कि स्टेट वेरिएबल एनालिसिस है क्या। जिसे ये डेफिनेशन समझ में आती है ये डेफिनेशन लिखना, जिसे ये डेफिनेशन बिल्कुल नहीं आती, तो जो अभी तक मैंने थ्योरी में बताया था कि स्टेट वेरिएबल एनालिसिस को अप्रोच क्यों करते हैं वो लिखना, जिसे जो टर्म समझ में आ जाए। ये तो एक बुकिश क्या कर दी, यहाँ पर डेफिनेशन बता दी। नेक्स्ट है अगर स्टेट पूछते हैं, ये कुछ टर्म है जो अब हम आगे यूज करेंगे, यहाँ अभी भी हमने यूज करी थी, तो उसके बारे में हमने क्या करा है यहाँ पर बताया है। जैसे फर्स्ट टर्म है स्टेट। स्टेट क्या होती है, स्टेट ऑफ अ डायनामिक सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल। जो चीज हमने अभी कही थी कि स्टेट वेरिएबल है क्या, स्टेट ऑफ अ डायनामिक सिस्टम। डायनामिक सिस्टम हमारा क्या होता है, जिसमें एलसी कंपोनेंट होते हैं। रेजिस्टेंस तो हमारा क्या करता है, सिर्फ लॉस करता है, लेकिन जो इंडक्टर और कैपेसिटेंस होते हैं इसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो इनके क्रॉस एनर्जी क्या होती है, बार बार सोर्स टू लोड, लोड टू सोर्स करती रहती है। क्योंकि प्योर अगर ये है तो कोई पावर ये स्टोर तो करते नहीं, मतलब कोई पावर ये क्या नहीं करते, एब्जॉर्ब तो करते नहीं है, सिर्फ पावर को इधर से उधर क्या करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। तो उसी के टर्म में हम क्या देते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करते हैं। तो वही चीज डायनामिक सिस्टम उसे ही कहते हैं जहां पर हमारे एलसी कंपोनेंट रहते हैं। द स्टेट ऑफ अ डायनामिक सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स such that the knowledge of these variable at t is equals to 0 with the knowledge of input for t is equals to zero completely determines the behavior of the system for any time t is equals to t naught। ये जहां भी t is equals to t naught है, बार बार ये इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर t is greater than t naught करके इसे कर सकते हैं। क्या कहा इन्होंने कि डायनामिक सिस्टम होता है, ये जो स्टेट होती है, स्टेट किसी भी डायनामिक सिस्टम की जो स्टेट होती है वो स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स होती है, जो हमें क्या नॉलेज देती है कि किसी स्टेट वेरिएबल का किसी t is equals to t0 टाइम पर विद द नॉलेज ऑफ द इनपुट फॉर t is equals to t is greater than 0 completely determine the behavior of the system for any time t is equals to
ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, कि t इज इक्वल्स टू 0 पे या ग्रेटर पर उस कंपोनेंट का क्या बिहेवियर होगा वो स्टेट हमें क्या कर देता है, बता देता है। क्योंकि एलसी कंपोनेंट है, अपनी वैल्यू कंटिन्यूअस क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, स्टोरिंग एलिमेंट होता है। इस वजह से किसी भी टाइम पर, पीछे किसी टाइम पर उनकी स्टेट में क्या चेंज आया है वो क्या करता है, हमें स्टेट डिफाइन कर देता है। तो ये तो है हमारा स्टेट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट वेरिएबल्स। ये तो खाली स्टेट हो गई कि स्टेट क्या होती है। स्टेट वेरिएबल्स, द वेरिएबल इन्वॉल्व इन अ डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ डायनामिक सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। किसी डायनामिक सिस्टम की स्टेट के बारे में, उसके बारे में बताने के लिए जिनका हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। स्टेट वेक्टर, if we need an n variable to completely describe the behavior of given system, then these n state variable may be considered as an n component of vector x. Such a vector is called state vector. अगर हम क्या करें, अब हमें n हमारे वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की हमें क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, या उन वेरिएबल्स को हमें कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है, या ये बताना है कि सिस्टम की क्या क्या सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें बताओ। तो उसके लिए अगर हम क्या करते हैं, n स्टेट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, और उसे किसी वेक्टर की फॉर्म में शो करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टेट वेक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्टेट स्पेस। जब हम स्टेट वेरिएबल से ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे उसके बाद हम स्टेट स्पेस पे भी जाते हैं। स्टेट स्पेस मॉडल होता है। स्टेट स्पेस क्या है, ये डेफिनेशन से ज्यादा, डेफिनेशन सिर्फ इसलिए दिखाई है ताकि एग्जाम में अगर आए तो लिख लो। डेफिनेशन पे से इतना कुछ समझ में नहीं आने का, यहाँ पर जो सारा समझ में आएगा वो क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा ये स्टेट स्पेस है, ये स्टेट वेरिएबल हमने ऐसे करा है। ये तो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो अभी तक हम, या कभी भी क्वेश्चन आएगा उसमें यूज करी जाएंगी। The n-dimensional space whose coordinate axis consists of x1 and x2 and xn axis is called state space. जैसे हमने वहां पर x1, x2, x3 बहुत सारे स्टेट वेरिएबल लिए थे ना, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल होता है जिन्हें हम किसी मैट्रिक्स की फॉर्म में शो करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, स्टेट स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो स्टेट स्पेस क्या है कि बहुत सारे वेरिएबल हैं और वो n मैट्रिसेस की फॉर्म में है, किसी प्रॉपर किसी एक की हम वैल्यू निकालें तो वही हमारा, यहाँ प्रॉपर की हम पूरी कंप्लीट की एक फॉर्म में वैल्यू जब निकाल देते हैं वही हमारा क्या होता है, स्टेट स्पेस होता है। ये भी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां समझ जाओगे स्टेट स्पेस क्या है। स्टेट इक्वेशन, अब जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में जब शो कर दें या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम किसी फॉर्म में दे देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, स्टेट स्पेस इक्वेशन या स्टेट इक्वेशन कहलाती हैं। अ स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द फिजिकल सिस्टम एज अ सेट ऑफ आउटपुट, इनपुट एंड स्टेट वेरिएबल। वही सारी चीजें जो अभी हमने क्या करी थी, पीछे लिखी थी। वेरिएबल रिलेटेड बाय अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज स्टेट इक्वेशन। ठीक है, ये सिर्फ कुछ डेफिनेशन थी जो हमारी क्या हुई है, यूज हुई है कि स्टेट वेरिएबल या इक्वेशन ये क्या होता है। ठीक है, ये हमने बता दिया यहाँ पर कि ये हमारी क्या होती है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि स्टेट वेरिएबल के हमने क्या कर ली, छोटी छोटी टर्म्स भी पढ़ ली। और टर्म्स पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि ये क्या है, कैसे हम स्टेट इक्वेशंस को लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर अब बताते हैं। हमने क्या कहते हैं, ये कोई हमारा कंट्रोल सिस्टम है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट है। यू हम पे इनपुट वेरिएबल है, एक्स हम पे एन स्टेट वेरिएबल है, और y1 y2 y3 ये हम पे क्या है, आउटपुट वेरिएबल्स हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा, हम इन्हें हम लिखते हैं किसकी फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। हम पे n नंबर है, हम पे क्या है, बहुत सारे, कहा था ना कितने नंबर से, बहुत सारे नंबर ऑफ इनपुट थे। हम क्या लिख लेते हैं अब कि जो हमारा xt है इसे हम लिखते हैं कॉलम में। ये क्या होता है, हमारा कॉलम की फॉर्म में होता है। xt हमारे किसकी फॉर्म में है, कॉलम की फॉर्म में है। और कहाँ तक है हमारे ये एलिमेंट, x1 x2 x3 डॉटेड 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 xm, यही तो है। तो यहाँ पर रो कितनी है और कॉलम कितनी है। रो हमारी क्या होती है, ऐसे ऐसे रो होती है, और कॉलम हमारा कितना होता है, स्ट्रेट वाला कॉलम होता है। तो यहाँ हमें कितने कॉलम दिख रहा है, एक कॉलम दिख रहा है। रो कितनी दिख रही है, m टाइम्स ऑफ रो दिख रही है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि, अच्छा x वाले को हमने कितनी क्या माना था, x वाले को n माना है तो n मानो, क्योंकि जो पीछे डायग्राम में माना है वो यहाँ पर मानो।
वरना कंफ्यूजन हो जाएगा कि वहां कुछ और चीज, वरना जिसकी मर्जी है जो वो डायग्राम में भी वही लिखे जो यहाँ लिखेगा, m वहां लिखोगे तो यहाँ भी m ही लिखना। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं कि इसका जो कॉलम है, कॉलम को हम ये लिख सकते हैं कि इसमें n तो रोज है और 1 कितने हैं, एक कॉलम कितना है 1। तो इस अगर मैट्रिक्स की हमें वैल्यू लिखनी हुई तो हम कैसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम लिखते हैं। तो रो यहाँ पर कितनी है, m है, कॉलम यहाँ कितने हैं 1 है, तो m क्रॉस 1 भी हम इसको लिख सकते हैं। सेकंड चीज ये हमारा क्या है, यहाँ हेडिंग लिख लेना क्या है, ये स्टेट वेरिएबल्स है। नेक्स्ट है इनपुट वेरिएबल यूटी, यूटी को भी हम क्या लिख सकते हैं, यूटी भी हमारा क्या है, एक कॉलम की तरह है, कॉलम मैट्रिक्स है। कैसे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे तो इनपुट हैं, बहुत सारे इसमें क्या है इनपुट है, और किसी के साथ भी इनकी क्या नहीं हो रही, कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं u1 ऑफ टी, u2 ऑफ टी, u3 ऑफ, कहाँ तक, इसे हमने कितना माना था, फिर से यहाँ m हो गया है, इसे हमने m कहा था, तो ये कितना हो गया m क्रॉस 1, इतना ही तो हुआ ये, इतने सारे इनपुट। नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है, yt, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है yt, yt भी अभी हम कैसे लिखेंगे कि yt में भी बहुत सारे हमें क्या मिले हैं, इनपुट्स मिले हैं, आउटपुट मिले हैं, तो यहाँ भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इसे भी कॉलम के रूप में, ये हमारा क्या है कॉलम है, इसे क्या माना था p, तो इसे p लिख लेते हैं। तो ये तीनों हमने 3 वेरिएबल्स माने थे, एक स्टेट वेरिएबल, एक इनपुट वेरिएबल और एक आउटपुट वेरिएबल हमने यहाँ पर लिखे थे, और सबको हमने किसकी फॉर्म में लिख लिया, कॉलम की फॉर्म में सबको हमने बना के लिख लिया, और कौन कहाँ तक जा रहा है वो चीज भी हमने यहाँ पर लिख ली। अब इसके आगे हमें क्या करना है, मानो यहाँ पर अभी हमने पीछे जब डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, तो जो nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, या लिख लो डायनामिक इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, पूरा आगे लाइन लिख लेते हैं कि हमें डायनामिक इक्वेशन nth ऑर्डर की क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ भी पूरा लिख लेना, डायनामिक इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आगे लिख लेना, ठीक है। तो किसी डायनामिक सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कहां तक जाती है, सबसे पहले तो अगर nth ऑर्डर की है तो कहां तक जाएगी, n ऑर्डर तक जाएगी। इसे n क्यों लिया है, क्योंकि हमने जो स्टेट वेरिएबल बताए थे, अपने स्टेट वेरिएबल कहां तक के बताए थे हमने कि nth कंट्रोलिंग कर रहे हैं हम, कंट्रोलिंग कहां तक कर रहे हैं, nth नंबर तक कर रहे हैं। तो जितने नंबर हमने क्या कहा था कि जो हमें आउटपुट मिलेगा वो यही देख के मिलेगा कि हम स्टेट वेरिएबल कंट्रोलिंग कितने तक की कर रहे हैं, स्टेट वेरिएबल को देखकर ही हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो हमने जो स्टेट वेरिएबल कहे हैं वो कहाँ तक कहे हैं, nth नंबर तक कहे हैं, इसलिए जो हम डायनामिक इक्वेशन भी लिखेंगे वो कहाँ तक नंबर की लिखेंगे, nth नंबर तक की लिखेंगे। तो dn अपॉन किसकी रेस्पेक्ट में हम ये कर रहे हैं, हम जो यहाँ इक्वेशन लिख रहे हैं nth ऑर्डर की, हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, क्या करने पर, डिफरेंशियल करने पर, किसका डिफरेंशियल करने पर, आउटपुट का, मतलब हमें आउटपुट मिल रहा है। तो आउटपुट की इक्वेशन हमें किसके टर्म में लिखनी है, डिफरेंशियल की टर्म में हमें आउटपुट की इक्वेशन लिखनी है। तो आउटपुट हमारा क्या है, y ऑफ टी, डी की पावर n, y ऑफ टी, t है यहाँ पर, तो t कितना, nth टाइम। तो ये लिखना है यहाँ पर सबको आ गया कि ये हमने क्या करा, पहला एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली। अब ऐसे ही कर करके हम क्या कर लेंगे, पूरी इक्वेशन लिख लेंगे। तो यहाँ हमने 1 कांस्टेंट माना, यहाँ पर एक और कोई कांस्टेंट मान लो a1। अगली क्या होती है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी लिखते हैं nth ऑर्डर की, तो आगे जाते जाते कांस्टेंट अलग अलग कोई ना कोई कांस्टेंट होते जाते हैं और एक एक पावर घटती जाती है। तो n है तो n-1 y ऑफ t डिवाइडेड बाय dt n-1 प्लस a2 d n-2 y ऑफ t dt n-2 प्लस डॉटेड डॉटेड डॉटेड। ये कहाँ तक जाएगा, 0 से शुरू था ना ये, a0 से, मतलब यहाँ पर a की पावर 0 से एक तरीके से मान लो ये शुरू था, एंड में ये कहाँ तक जाएगा डिफरेंशियल। अगर लास्ट वाला देखो तो n-n
n माइनस एन कितना होता है, 0 होता है। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो ये जाएगा आखिरी में कहाँ तक, ये तो जा रहा है a1 a2 a3 a4 a5 a6 an। डिफरेंशियल n माइनस एन कितना हो जाएगा, 0 0। तो ये कितना बचेगा, y t इज इक्वल्स टू, ये जो हमें वेरिएबल मिले हैं ये किसके देने पर मिले हैं, जब इनपुट में कुछ दिया होगा तभी तो आउटपुट में कोई वैल्यू मिली होगी। तो इनपुट में हमारा क्या है, u ऑफ t है। इनपुट में हमने क्या दिया है, u ऑफ t दिया है। तो u ऑफ t इनपुट में देने पर हमें ये nth ऑर्डर की क्या मिल गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। और किसी भी nth ऑर्डर की डायनामिक सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन की यही वैल्यू होती है। कुछ कुछ बुक में एक स्टेप इसका पहले वाला भी लिखा होगा, an-1, और यहाँ पर डिफरेंशियल लास्ट वाला कितना होगा, जैसे ये n-n है तो n-1 लास्ट से पहला वाला, यहाँ तो n-1 n-2 है, आखिरी में कितना होगा, खाली एक डिफरेंशियल ही तो आएगा, n-1। तो n से n कैंसिल, खाली एक डिफरेंशियल बचेगा। तो कहीं कहीं पे इससे पहले वाली टर्म भी लिख रखी होगी, क्या होगी अगर इससे पहले वाली टर्म लिखने लग गए, an-1 d/dt, इस तरीके से होगी ना। तो ऐसी टर्म भी लिखी हुई होगी किसी किसी बुक्स में, अगर लिखी है तो लिख लेना, वरना कोई नीड नहीं है। खाली ऐसे भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन अपने nth ऑर्डर की दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि हम क्या कहते हैं कि जो इनिशियल कंडीशन है, हम इनिशियल कंडीशन से यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट देखें, उस कंडीशन में जो ut होता है, ut हमें कम मिलता है, ut की वैल्यू या इनिशियल कंडीशन की नॉलेज से हमें ये पता है कि जो ut मिलेगा वो कम मिलेगा, 0 टू इनफाइनाइट मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट टू 0 नहीं मिलेगा। या ये कह सकते हैं जब t हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। कहाँ था, यहाँ तो ग्रेटर ही लिखते हैं ut में, या कहीं कहीं पे ग्रेटर इक्वल भी लिख के चलते हैं इनिशियल कंडीशंस के लिए। तो जब t इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, उसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो हम पे n नंबर ऑफ सेट ऑफ वेरिएबल हैं वो कितने हैं, dn ओवर ये है, ये वाला है, dn-2 yt है और yt है। ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है, ये हम पे n सेट ऑफ वेरिएबल यहाँ पर होते हैं। अब अगर इन्हें डिफाइन करें, अलग अलग को, एक एक को हम क्या करते हैं, डिफाइन कर, हम ये कहते हैं हम पे इतने सारे सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, ये इतने सारे सेट ऑफ वेरिएबल्स हम पे आ गए, ठीक है। अगर अब हम इन्हें अलग अलग डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करें, अब हम यहाँ पर लेट करके मानना शुरू करते हैं। कैसे कि हम मानते हैं लेट, एक मानो फिर आगे पूरे निकल जाते हैं। किस चीज के लिए मान रहे हैं, डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर मान रहे हैं। सबसे पहला वेरिएबल हमने कितना कहा था, x1 कहा था, फर्स्ट वेरिएबल हमने क्या कहा था, x1 कहा था। तो हम ये कहते हैं लेट x1 इज इक्वल्स टू अगर y हो, क्या कहते हैं, अगर x1 इज इक्वल्स टू क्या है, अगर y हो, ठीक है। x1 को हमने कितना मान लिया, y यहाँ पर कह दिया। इस कंडीशन में अगर मैं इसका डिफरेंशियल ले लूं, यहां पर मैंने किसका डिफरेंशियल ले लिया, dx1 का। अगर मैंने यहाँ डिफरेंशियल ले लिया, t की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो सारा t की रिस्पेक्ट में लो, है तो ये बराबर y ही ना। x1 का डिफरेंशियल ले लिया तो dy का भी डिफरेंशियल आएगा, डिफरेंशियल तो दोनों तरफ लिया जाएगा ना। तो dy ओवर dt ये भी लिखा जाएगा यहाँ पर। ये वाला पार्ट मत नोट करना, ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया है। अब हम क्या कह देते हैं, अगर हम ये कह देते हैं कि ये जो x1 dx1 अपॉन dt है, dx1 अपॉन dt को हम क्या लिख लें, अगर इससे अगर हम लिख लें, पीछे बताया था जब लाप्लास करा था कि ऐसे डॉट करके भी लिख लेते हैं। अगर कहीं पे डिफरेंशियल का साइन आता है तो हम खाली एक डॉट है तो सिंगल डिफरेंशियल, दो डॉट है तो दो डिफरेंशियल, तीन डॉट है तो तीन डिफरेंशियल, ऐसे करके शो कर सकते हैं। तो हमने एक बार डिफरेंशियल हुआ था, x1 का हुआ था, तो x1 के ऊपर क्या लगा लिया, डॉट लगा लिया, और इसको मान लिया कि अब ये हो जाता है हमारा x2, ये हमारा क्या हो जाता है x2। तो ये जो dy ओवर dt है, ये भी ऐसे भी कह सकते हो कि dy ओवर dt ही x1 है, और मतलब dx1 है, और dx1 ओवर dt को यहाँ y1 लिख दूं, या इसे मैंने क्या मान लिया, x2, अगर मैंने यहाँ पर इसको मान लिया। अब ऐसे ही करते रहो। अगर मैं इसका डिफरेंशियल ले लूँ एक और बार, क्योंकि यहाँ देखो n टाइम्स तक डिफरेंशियल है ना, तो मैंने पहले सिंगल कोई डिफरेंशियल ले लिया आखिरी वाले को देखते हुए,
इसको देखते हुए मैंने इसको क्या मान लिया, x1 मान लिया। क्या मान लिया, x1। अब इससे आखिरी वाला ये था, यहाँ एक टाइम डिफरेंशियल था ना, मैंने एक बार डिफरेंशियल करा। जब मैंने एक बार डिफरेंशियल करा तो x1 का भी डिफरेंशियल होगा। जब x1 का डिफरेंशियल होगा तो डिफरेंशियल वाली चीज को मैंने क्या लिख के कर दिया, डॉट लिख के कर दिया। अब जब मैंने इसे डॉट लिख के करा उसे मैंने क्या मान लिया, x2 मान लिया। अब मैं एक और बार डिफरेंशियल करती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे जाते रहेंगे, हमें तो एंड टाइम तक डिफरेंशियल करना है ना। तो अगर मैं एक और बार डिफरेंशियल करती हूँ तो या तो x1 के ऊपर 2 डॉट लगा दो या x2 के ऊपर 1 डॉट लगा दो। या तो x1 के ऊपर 2 डॉट लगाओ या x2 के ऊपर 1 डॉट लगाओ, और इसे बराबर किसके मान लो, x3 के। इसे बराबर किसके मान लो, x3 के मान लो। ये कहां तक चलता जाएगा हमारा, 1 से शुरू हुआ वहां पर और कहां तक चलता जाएगा, ये हमारा x के x1 था पर 1 के ऊपर डॉट अगले में था, 1 2 3 कहां तक, n-1 तब डॉट, क्योंकि देखो जो 1 से शुरू था उसके ऊपर डॉट नहीं था, तो इसका मतलब जो आखिरी वाले में अगर हमें डॉट चाहिए तो एक को हटाना पड़ेगा, तो n-1 डॉट यहां पर आ गया। अब देखो यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है, 3 है। अगर यहाँ n-1 है तो यहाँ कितना आएगा, xn आएगा। ये लिखना सबसे पहले हमें आना चाहिए। ये इतना नीड भी नहीं है, बस अगर कहीं पे ये पूरा मॉडल खोल के दिखाने के लिए आया कि पूरा खोल के समझाओ कि कैसे कैसे वैल्यू आती हैं, उस कंडीशन में करके दिखाना है। अदरवाइज अभी जब फॉर्मूले निकाल लेंगे आखिरी वाली डेरिवेशन, मतलब आखिरी में एक स्टेट वेरिएबल की हमारी क्या आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगी, और वहां से ट्रांसफर फंक्शन निकालना आ जाएगा, तब इनकी कोई नीड नहीं पड़ेगी कि कैसे आया। डायरेक्ट हमें ये याद होना चाहिए, लिखना आना चाहिए कि किसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं। हम yt की जगह x1 लिख सकते हैं, d/dyt की जगह हम x1 को, अगर x1 का एक बार डिफरेंशियल लिख सकते हैं, फिर x2 का दूसरी बार, तीसरी बार, इसको हम x1 का 2 बार डिफरेंशियल भी लिख सकते थे, फिर अगली बार हम x1 का 3 बार डिफरेंशियल भी लिख सकते हैं। वो देखना पड़ेगा ना कितनी बार किसका क्या हुआ है, यहाँ पर डिफरेंशियल हुआ है। तो ये हमने किसे लिख लिया, स्टेट वेरिएबल को इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख लिया। अगर हम स्टेट वेरिएबल इस तरीके से लिखे हैं, ये वैल्यूज कहाँ पुट कर दो, उसे अगर इक्वेशन नंबर 1 कहो यहाँ पर, तो ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, इन वैल्यूज को हम कहाँ रखते हैं, अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर क्या होगा, वो चीज यहाँ पर हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो dn d की पावर n dt n yt यहां तक गया, इससे पहले वाला क्या है, n-1 तक है, यहां तक ये सारी चीजें कहां तक जा रही हैं, xn तक जा रही हैं। ये जा रहा है कहां तक, xn तक। तो इसका अगर मुझे एक और चाहिए d की पावर n वाला, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, xn का भी डिफरेंशियल, इसका एक डिफरेंशियल और कर दूं तो dn आ जाएगा ना, n-1 का अगर एक और डिफरेंशियल हो जाए तो n आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ xn डॉट, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x डॉट n-1, इसकी जगह अब मैं यहां से उल्टा लिखना शुरू करती हूँ, यह an है, सबको उधर ले गई मैं, खाली इसे यहां रहने दिया, सबको उधर ले गई। तो ut प्लस लिखो चाहे सारे, या तो ut पहले लिख लो, इन सबको माइनस कर दो, या ये सारे माइनस में पहले लिख लो, ut को लास्ट में लिख लेना। तो जब ये यहाँ जाएगा an, तो माइनस an, yt को कितना माना था, x1, t मानना है, अभी t साथ में लिखना है तो t साथ में लिख दो, बाद में लिखना है t तो बाद में लिख लेंगे, प्लस अगला an-1 है, माइनस an-1 एक बार डिफरेंशियल, इसका मतलब x1 का डॉट माइनस an-2 x2 का डॉट, यही तो है। देखो अगला, या तो x1 डबल डॉट लिख दो, या तो इसे क्या लिखो x1 डबल डॉट, या इसे क्या लिख दो x2 लिखो, ऐसे डॉटेड डॉटेड पूरा लिख लेंगे हम यहां तक, कहां तक, xn तक। कहां तक लिख सकते हैं, ऐसे हम इसे xn तक लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो इसे xn तक लिख लो, आखिरी में प्लस
यूटी। तो ये हमारा क्या होगा, स्टेट वेरिएबल का एक तरीके से फॉर्मूला, या स्टेट वेरिएबल कैसे निकलता है वो हो गया। तो स्टेट वेरिएबल ने क्या करा, जितनी भी फॉर्म आई उन सबको फॉर्म की टर्म में यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन को लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में। यहाँ पर हम इक्वेशन को लिख सकते हैं कि x बराबर क्या आया है। यहाँ से हम क्या दे देंगे कि ये जो हमारी एक्सन है, एक्सन हमारी क्या है, स्टेट इक्वेशन है। तो x बराबर कितना आया है यहाँ पर, x ऑफ डिफरेंशियल इज इक्वल टू, सबके साथ क्या आ रहा है, a1 a2 a3 और सारे माइनस के आ रहे हैं। तो हम अभी माइनस लेके नहीं चल रहे, माइनस के आ रहे हैं तो क्या हो गया, ये कोफिशिएंट ही तो है जो हमने a1 a2 a3 a4 माने थे, इसीलिए क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी, हमने यहाँ पर नहीं माना कोई कोफिशिएंट, 1 मान के चले। तो ये सारे हमारे क्या है, कोफिशिएंट है, जिनकी वजह से हमारी वैल्यूज हैं, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इसको हमने क्या कह दिया, ए बोल दिया। हमें इसे किसकी फॉर्म में रखना है, एक मैट्रिसेस की फॉर्म में अगर शो करना है, तो मैट्रिसेस की फॉर्म में शो करने के लिए जितने इसके कोफिशिएंट थे साथ में an -1 an -2 an आखिरी तक a1 तक जो जाएंगे, उसे हमने किसकी फॉर्म में लिख लिया, a की फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। और बाकी ये सब क्या है, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट, ये सारे हमने जब देखे थे तो x1 x2 x3 बहुत सारे क्या आ रहे थे, अलग अलग इनपुट्स आ रहे थे ना, x1 x2 x3 xn तक बहुत सारे इनपुट आ रहे थे। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा x1 डॉट है वो है तो x2, जो x2 डॉट है वो तो x3 है, जो xn -1 डॉट है वो तो xn है। तो इसका मतलब एक तरीके से ये जो अलग अलग डिफरेंशियल है, ये है क्या, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और आखिरी में वो xn तक है। तो उसे हम यहाँ पर अभी टोटल केवल क्या लिख रहे हैं, ax ऑफ t करके लिख लो, या खाली क्या लिख लो, ax लिखो, यहाँ ax ऑफ t लिख लो अभी, या समझाने के लिए खाली अभी ax लिख लो, जब क्वेश्चन करोगे इजीली समझ में आ जाएगा। प्लस अभी ut यहाँ पर अकेला है, ut क्या है यहाँ पर अकेला है, पर ऐसा भी तो हो सकता था यहाँ 6 ut लिखा होता, 5 ut लिखा होता, 8 ut लिखा होता, या इनपुट अगर बहुत सारे होते, अभी सिंगल एक इनपुट लिखा है, अगर इनपुट भी बहुत सारे होते तो ut के आगे भी बहुत सारे वेरिएबल्स, u1t u2t ut3 u4t u5t ऐसे हो सकता था ना। तो इसलिए हम u के भी आगे जितने भी कोफिशिएंट हैं उसके लिए भी एक कोफिशिएंट मानते हैं क्या, b, और क्या लिख देते हैं bu। अभी मैं tt वाली टर्म नहीं लिख रही हूँ, खाली मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख रहे हैं। तो एक इक्वेशन तो हम पे क्या आ गई है, x डॉट इज इक्वल्स टू ax प्लस bu, कहीं कहीं पे x डॉट ब्रैकेट में यहाँ tt लिखा होगा, x ऑफ t u ऑफ t x डॉट ऑफ t, इस तरीके से भी यहाँ क्या होगा, लिख रखा होगा। नेक्स्ट, अब अगर मुझे आउटपुट की इक्वेशन लिखनी है, अभी तो मैंने ये किसकी इक्वेशन लिखी, स्टेट वेरिएबल की इक्वेशन लिखी। अब अगर मुझे आउटपुट की इक्वेशन लिखनी है तो देखो मैं आउटपुट की इक्वेशन यहाँ पर कैसे लिख सकती हूँ, आउटपुट की इक्वेशन लिखनी है तो आउटपुट की इक्वेशन कैसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू हमें पता है सारा ये x की फॉर्म में ही तो आ जाएगा। अगर मैं केवल वहां से y निकालूं तो y इज इक्वल्स टू ये सारी जो फॉर्म बनेंगी वो किसकी बनेंगी, यही तो बनेंगी, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट x1, मतलब बहुत सारी डॉट डॉट करते हुए। ये खाली हमारा क्या है, यहाँ डॉट नहीं है, ये x1 है, इसके अलावा ये x1 डॉट x2 डॉट x3 xn तक ये वैल्यू जाएंगी। तो इसे हम तीसरा आउटपुट को लिख लेते हैं कि जो आउटपुट हमें c मिलता है, y मिलता है, वो कितना मिलता है, cx, ये हो गया ना, c कोफिशिएंट हो गए, ये जो a1 a2 a3 बहुत सारे कोफिशिएंट हैं, और y भी हमारा किसके टर्म में है, x के टर्म में है, तो ये हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू cx। तो अभी तो यहाँ पर हमें खाली cx दिख रहा है कि y की फॉर्म में सिर्फ कितनी वैल्यू आई है, यहाँ पर cx के टर्म में वैल्यू आई है, लेकिन जो टोटल हमारा y होता है, अभी हमने सिर्फ y ये देखा है, y बराबर x dy ओवर dt इज इक्वल्स टू x2 d स्क्वायर y ओवर dt x3। तो y भी जो सारे हैं वो किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में, तो हमने y बराबर क्या लिख लिया, cx लिख लिया। लेकिन y भी कभी कभार किसके टर्म में भी होता है, इनके साथ हमारा कभी कभार इनपुट भी जुड़ रखा होता है, u1 2 u2 3 u3 4, किसी किसी कंडीशन में ऐसा आ जाता है, तब हम y बराबर कितना लिखते हैं, cx प्लस du। ये हमारी टोटल इक्वेशन
ये हमारा सेट ऑफ इक्वेशंस होते हैं जो हम किस में यूज करते हैं, स्टेट स्पेस एनालिसिस में या स्टेट एनालिसिस में, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस में यूज करते हैं। ये अगर दे रखा है तो यूज करेंगे। अगर आउटपुट की इक्वेशन में u की कोई टर्म नहीं दे रखी है, इनपुट की कोई टर्म नहीं दे रखी है, तो हम सिर्फ कितना लिख देंगे, y इक्वल्स टू cx लिख देंगे। लेकिन दिखाने के लिए ये सारी चीजें यहाँ लिखनी पड़ती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन हमें नोट करनी है। और अब इसमें a b c x u इन सबके क्या लिख लो, नेमिंग कर लो कि ये हमारे क्या हैं। अगर हम बात करें a की, a हमने किसके साथ लिखा था, x1 x2 इन सबके साथ a लिखा था ना, तो a को हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा a है वो हमारा क्या है, x1 x2 x3 इनके साथ लिखा हुआ फॉर्म था। किसके साथ, x1 x2 x3 के साथ, स्टेट वेरिएबल में। इसलिए इसे बोलते हैं सिस्टम मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स की फॉर्म में अभी हम लिखेंगे। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर अभी हम लिखेंगे तो हमें उससे क्या भी पता लग जाएगा, इसका ऑर्डर भी पता लग जाएगा। तो ए को सबसे पहले लिखो, ए हमारी क्या है, सिस्टम मैट्रिक्स है। अब सिस्टम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कि ऑर्डर क्या होगा। यहां पर हमारा जो x का ऑर्डर है, जो x हमारा ये चल रहा है, x डॉट हमारा कहां तक चला था, x1 x2 x3 आगे तक चलता गया था ना। ये हमारा जो ऑर्डर आगे तक चलता गया था, लेकिन ये जो a के साथ x थे, ये एक x को छोड़कर इन सारों को कहाँ ले गया था, दूसरी तरफ ले गया था। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, या a को हम कैसे लिख सकते हैं कि a जो हमारा यहाँ पर होगा वो किस ऑर्डर का हो सकता है, 1 2 3 4 कितनी भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती हैं, x1 x2 x3 ऐसे यहाँ पर x1 2 x3 कोई सी भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो जो हमारा a का ऑर्डर होता है, a का ऑर्डर हमारा हमेशा होता है n क्रॉस n का। क्यों n क्रॉस n का होता है, ये भी कंडीशन होती है, वो भी हम अभी बताएंगे। पहले इसे लिख लेते हैं, फिर लिखने के बाद a की मैट्रिक्स लिखने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है कि अगर कोई कहे हमें तो a की मैट्रिक्स भी लिखनी चाहिए, तो a की मैट्रिक्स लिखने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, क्योंकि a का इतना ज्यादा यहाँ पर कोई वो नहीं कि हाँ a लिख के हमें शो ही करना है। लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो 0 1 आगे की वैल्यू, फिर 0 0 1 आगे की वैल्यू, इस तरीके से a शो हो सकता है। देखो लिखने की कोई नीड नहीं है एग्जाम में। पहली बार तो हमें क्या निकालना था, x डॉट निकालना ही है, तो एक पार्ट तो खत्म। यहाँ पर ये x डॉट निकालना ही है, तो एक पहले नंबर पे तो 0 ही आएगा। फिर ये शुरू होंगे ना वैल्यूज आने, ax जो आएगा, तो x का एक पार्ट तो हमारा खत्म ही हो जाता है। तो पहले नंबर पे तो 0 1 0 0 0 डॉट डॉट चलता रहेगा, फिर पहले नंबर पे तो 0 ही आएगा। अब सेकंड बारी में दूसरे वाला भी 0, तो 1 0 0 0 0 0 1, तो ऐसे 0 0 0 आखिरी में जाके कहीं n तक इसका नंबर आएगा। इस तरीके से ही तो यहाँ लिखा होगा, यहाँ भी आखिरी में कहीं n तक जाके ये नंबर आ रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर n नंबर ही रो होंगे, n नंबर से हमारे कॉलम होते हैं, इसलिए जो ये वाली मैट्रिक्स होती है वो कितने की होती आती है, n क्रॉस n की हो जाती है। यहाँ पर अगर ऐसे 0 0 से भी नहीं करके दिखा रहे हो ना, तो ऐसे कर दो a11 a12 a13 a14 a1n, ऐसे यहाँ a11 a21 a23 इस तरीके से ऐसे करते रहो और कहाँ तक उसे कर दो, n तक। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा ये कितने की मैट्रिक्स आई, n क्रॉस n की यहाँ पर मैट्रिक्स आई। मैंने 0 1 0 1 करके कर दिया, यहाँ पर आप किसकी फॉर्म में भी कर सकते हो, a11 a12 a13 करके भी यहाँ पर कर सकते हो। तो आखिरी में तुम्हें पता लगेगा यहाँ क्या आएगा, n n आ जाएगा, n नंबर्स तक जाएगा ना, तो कहाँ क्या आ जाएगा, n n। a11 a12 a13 ऐसे कर दिया, a21 a22 a23 ऐसे कर दिया, तो 1 2 a31 अगला कितना आएगा, a31 आएगा। ऐसे आगे पूरी हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पर मैट्रिक्स बन जाएगी। ये कहाँ तक बनेगी, a1 2 n1, ये 1 3 1n, तो ये n1 ये 1n, आखिरी वाली क्या बनेगा, nn। तो क्या पता लगा कितने की मैट्रिक्स है हमारी, n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, b। b हमारा किसके साथ है, इनपुट के साथ है, तो b को हम क्या कहेंगे,
कौन सी मैट्रिक्स? वो सिस्टम की थी, स्टेट वेरिएबल के साथ। ये किसके साथ है? इनपुट के साथ है। तो इनपुट मैट्रिक्स कहो या इनपुट कपलिंग मैट्रिक्स कहो, इनपुट मैट्रिक्स या इनपुट कपलिंग मैट्रिक्स। अब इनपुट कपलिंग मैट्रिक्स हमारी कितनी होती है कि अगर हम इनपुट कपलिंग मैट्रिक्स लिखें तो इनपुट कपलिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए? जो हमारी ये इनपुट वाली मैट्रिक्स होती है यू के साथ ही तो होती है। तो कहा था यू की कितनी वैल्यू हो सकती है? u1 u2 u3। कुछ भी अगर यू की वैल्यू होगा तो यू ऐसे ही ना, यू को हमने किसी फॉर्म में तो चेंज नहीं करा, होगा तो यू कैसे? ऐसे ही लिखा हुआ होगा, u1 u2 u3 u4 um तक जाएगा। जो भी हम यहाँ वैल्यू मानेंगे u कहाँ तक जाएगा? उतनी वैल्यू तक जाएगा। तो u में कितनी रो है? m नंबर रो है। कॉलम कितने हैं? 1 हमारे कॉलम है। तो u को, जो u का कोफिशिएंट होता है b की भी मैट्रिक्स कितनी होती है? n क्रॉस 1 की ही होती है कि नंबर ऑफ रो बहुत ज्यादा है, कॉलम लेकिन कितना है? एक ही है। तो u हमारा क्योंकि कॉलम टाइम मैट्रिक्स होती है तो जो उसका कोफिशिएंट होता है कपलिंग मैट्रिक्स वो भी हमारी क्या होती है? सेम उसी के ऑर्डर की होती है। अब हमने इसे n ही क्यों माना? क्योंकि ये हमारा क्या है? ये कोफिशिएंट है। u की थी m क्रॉस जो भी थी, लेकिन ये क्या है? ये हमारा कोफिशिएंट है n क्रॉस 1। अब ये जो हम यहाँ पर n क्रॉस 1 ले रहे हैं या जो भी तुम्हें यहाँ पर लेना है, m क्रॉस 1 लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, ये मैट्रिक्स उसे ही देख के बनती है जिसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, और ओवरऑल मैट्रिक्स जो भी हमारी आने वाली है उसे ही देखकर यहाँ पर हम क्या लेते हैं? नंबर्स लेते हैं। या मैट्रिक्स उतने की ही होनी चाहिए जो हमें पता है कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के लिए रूल होता है। मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ इस तरीके का रूल ही तो होता है कि अगर हमारी जो मल्टीप्लाई होके आया वो n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है तो जो दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो इस तरीके से होंगे कि उनका भी मल्टीप्लाई होके n क्रॉस 1 ही आना चाहिए। मतलब n इंटू n जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ होनी चाहिए। तब जो ये दो बचे हुए होते हैं उनकी क्रॉस होके ही हमारी मल्टीप्लाई होके मतलब सॉल्यूशन होके मैट्रिक्स यहाँ पर आती है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए भी ये हमारी सारी क्या बन रही है? मैट्रिक्स यहाँ पर फॉर्म होती है। तो अगर b को अब कोई लिखेगा तो b हमारा क्या है? 1 2 3 0 0 0 1 ऐसे ही तो है। अगर हम 0 की फॉर्म में लिखें और a1 a2 a3 की फॉर्म में लिखें तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? b1 b2 b3 इस तरीके से हम इसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, b1 b2 b3 b4 जैसे भी यहाँ लिखना चाहो इसे उस फॉर्म में लिख लो। अगर मैं 0 की फॉर्म में लिख रही हूँ तो 0 0 0 डॉटेड डॉटेड 1 करके यहाँ पर क्या कर सकते हो? इसे शो कर सकते हैं। डॉटेड डॉटेड कर देना, यहाँ डॉटेड डॉटेड नहीं करा। ठीक, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई? बी मैट्रिक्स हो गई। अब हमारी कौन सी मैट्रिक्स आती है नेक्स्ट? सी। सी हमने देखो यहाँ किसके साथ देखा है? सी हमारा यहाँ किसके साथ है? आउटपुट में। सी हमारा यहाँ आउटपुट की मैट्रिक्स में है। ये तो इनपुट ही है लेकिन y बराबर सी एक्स आता है, डी यू उसमें नहीं आता। तो सी हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? आउटपुट मैट्रिक्स। तो आउटपुट कपलिंग मैट्रिक्स लिख दो इसे। ठीक है, तो सी हमारी कैसी मैट्रिक्स हो गई? आउटपुट कपलिंग मैट्रिक्स हो गई। इसकी भी क्या होगा? कुछ नंबर्स ऑफ रो होंगे, कुछ नंबर ऑफ कॉलम होंगे, क्योंकि इसके साथ भी क्या जुड़ा हुआ है? एक्स हुआ है। अगर एक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो एक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब एक्स में हम ये देखेंगे कितने नंबर ऑफ क्या है? कंपोनेंट है। तो एक्स की हमारी मैट्रिक्स कैसी है? n क्रॉस 1 की है। तो हमें जैसे हमने x की हमारी मैट्रिक्स हमने कितनी कहा था? xt n क्रॉस 1 था। तो हमने जो a लिया वो a इस तरीके से लिया कि 2 की गुणा करने पर हमारा कितना आए? 2 की गुणा करने पर हमारा कितना आए? n क्रॉस 1 ही आए। तो हमने एक ले लिया था n क्रॉस n और दूसरा ले लिया था क्या? x ले लिया था n क्रॉस 1। तो जो हमारा मल्टीप्लाई होके आएगा कितना आएगा? n क्रॉस 1 आएगा। इसी तरीके से हमें c भी लेना है क्योंकि c बराबर y बराबर क्या है? cx है। तो y बराबर अगर cx है तो y जिस तरीके से है c मैट्रिक्स भी हमारी वैसी होनी चाहिए। तो c जब हम सॉल्व करते हैं,
सी जब हम सॉल्व करते हैं तो सी की जो मैट्रिक्स आती है वो हमारी क्या आती है, 1 क्रॉस n की सी की मैट्रिक्स आती है। x की कितने की है, n क्रॉस 1 की। तो जब y बराबर सी एक्स है तो x की मैट्रिक्स हमारी y की मैट्रिक्स जो आती है हमारी, या जो c होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 1 क्रॉस n में c होना चाहिए। तभी हमारा जो y होता है वो प्रॉपर यहाँ पे निकल के वैल्यू आएगी। लास्ट डी है, डी यहाँ से तो हम लिखेंगे नहीं, डी तो क्या कहा था, जब इनपुट की वैल्यू होगी तभी डी को लिखना है। तो डी को मर्जी है, डी यहाँ लिखो या मत लिखो। एक्स वाई यू टी हमने वो सारी चीजें बता दी हैं। अब क्योंकि हम देखो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, हम यहाँ किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमने जो इनके नाम बताए थे, इनपुट, स्टेट, आउटपुट, अब नाम यही है। बस अब इन्हें क्या नाम देंगे, अगर इन्हें इस तरीके से लिखेंगे एक्स या वाई टी या इस तरीके से, अब ये स्टेट वेक्टर आ जाएगा, ये स्टेट वेक्टर होगा, ये आउटपुट वेक्टर होगा। जब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे ये इनपुट वेक्टर होगा। जब हम इसे किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, जब हम इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इन्हीं के नाम के आगे क्या वर्ड जुड़ जाएगा, वेक्टर वर्ड जुड़ जाएगा। जैसे अभी हमने पीछे कहा था स्टेट स्पेस वेक्टर, तो वेक्टर की फॉर्म में उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जो इसका वैल्यू होती है, केवल x को छोड़कर, केवल किसको छोड़कर, x को छोड़कर, इसको छोड़कर, इन सब की जो मैट्रिक्स होती है वो कितनी होती है, 1 क्रॉस 1 की होती है। तो हमें बस यही बनाना होता है। u की भी कितने की होती है, 1 क्रॉस 1 की होती है। yt की भी कितनी होती है, 1 क्रॉस 1 की होती है। केवल जो स्टेट वाली है, स्टेट वाली के बारे में अभी क्या बोला था कि स्टेट वाली मैट्रिक्स जो हमें लानी है वो क्या लानी है, n क्रॉस 1 लानी है ना। तो सिर्फ इसी की मैट्रिक्स हमारी कितने की होती है, n क्रॉस 1 की। अगर ये वाली चीज याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगी। अभी देखना कैसे, हमें x जो लाना है स्टेट वेक्टर, वो कितना लाना है, n क्रॉस 1 का लाना है। जब हमें ये n क्रॉस 1 का लाना है, या ये n क्रॉस 1 है भी अगर हमारा, तो हम यहाँ पर देखें n क्रॉस n ये है, साथ में हमने यहाँ x रखा, तो जो हम यहाँ x रखेंगे हमें क्या बनाना है, n क्रॉस 1 बनाने की कोशिश करनी है। तो n क्रॉस 1 हमारा कब बनेगा, जब इसके साथ वाली भी जो मैट्रिक्स होगी ax, वो भी हमारी कितनी होगी, n क्रॉस 1 होगी। तो n क्रॉस 1 और जो दूसरी n क्रॉस 1 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, एक तरीके से कह लो कैंसिल, और n क्रॉस 1 ही हमारी बचती है। कैंसिल समझाने के लिए कहा है कि मल्टीप्लाई तभी होती है जब एक मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स का पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो अगर सेम है, तभी वो क्या होती है, मैट्रिक्स सॉल्व होती है। उसे ही देखकर हम बता रहे हैं कि ए वाली मैट्रिक्स का ये होना चाहिए, एक्स वाली का ये होना चाहिए। अगला हमारा क्या है, y है 1 क्रॉस n की। अब जब y 1 क्रॉस 1 की है, तो हमें अगर 1 क्रॉस 1 बनाना है, उस कंडीशन में c की मैट्रिक्स हमने क्या कहा, 1 क्रॉस n। c की मैट्रिक्स हमने क्या कहा, 1 क्रॉस n, और x की मैट्रिक्स कितनी है हमारी, n क्रॉस 1। तो देखो ये वाली चीज हट गई, बचा क्या, 1 क्रॉस 1। तो इसलिए y की मैट्रिक्स हमारी कितने की होती है, 1 क्रॉस 1 की होती है। अब u की भी देखो 1 क्रॉस 1 की है, u की कितनी है, 1 क्रॉस 1 की है। तो अब u वाले पे आ जाओ। b की मैट्रिक्स कितनी होती है, n क्रॉस 1 की होती है। b की मैट्रिक्स कितनी होती है, n क्रॉस 1 की होती है। और x की मैट्रिक्स कितनी होती है, n क्रॉस 1 की होती है। तो इसे हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा u की वैल्यू निकालने के लिए। या ये कहो n क्रॉस 1 है यहाँ, और b वाले की कितनी है, n क्रॉस 1 है b की, और u की कितनी है, 1 क्रॉस 1 है। ये हो गए दोनों सेम, तो जो मैट्रिक्स आएगी निकल के वो कितने की आएगी, n क्रॉस 1 की आएगी। तो इसी तरीके से हमें मैट्रिक्स लेनी पड़ती है ताकि वो मैट्रिक्स सॉल्व हो जाए। ए बी सी डी कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स है, कि कोई बच्चा कहेगा यहाँ n क्रॉस n वाली क्यों ले रखी है, वो n 1 क्रॉस n की क्यों ले रखी है, वो इस वजह से ले रखी है क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म बनानी होती है। स्टेट वाली n क्रॉस 1 की होती है, वाई वाली 1 क्रॉस 1 की होती है, और ये 1 क्रॉस 1 की होती है। तो इसी अकॉर्डिंग हमारे ए बी सी भी होने चाहिए। अगर हमारी मैट्रिक्स प्रॉपर उस फॉर्म में नहीं है कि रो इंटू कॉलम पहली का और रो इंटू कॉलम अगर दूसरी का, तो पहली का कॉलम दूसरी का रो अगर बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स क्या नहीं होती, सॉल्व नहीं होती। उन्हें सॉल्व करने की वजह से ही हम ये वाली टर्म लेते हैं। इसीलिए कहा था कि लास्ट में समझ जाओगे कि ये जो टर्म है
ये जो हमारी मैट्रिक्स है रो इनटू कॉलम, वो किस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लेना होता है। तो बस हमें ये याद रखना है कि ए हमारी सिस्टम मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या होता है, बी इनपुट मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या होता है, सी कपलिंग मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या होता है, डी ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, डी की हमने अभी यहाँ बात नहीं करी, तो डी चाहे अभी यहाँ छोड़ दो या डी को लिख लो। डी हमारी क्या होती है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स। डी नहीं लिखवाई यहाँ, डी हमारी क्या होती है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स होती है। और ट्रांजिशन मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा कितना होता है, पी क्रॉस एम का होता है। ये रहा m और ये रहा p, y बराबर du है ना, cx प्लस du। तो y का ऑर्डर हमारा ये रहा y और ये रहा du। तो जो d मैट्रिक्स होती है वो कितने की होती है, d होती है ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब ट्रांजिशन मैट्रिक्स आउटपुट अपॉन एक तरीके से इनपुट क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांजिशन होता है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट की वजह से डी को क्या नाम दिया, ट्रांजिशन मैट्रिक्स दिया। और इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पी क्रॉस एम का होता है। ट्रांजिशन मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है, पी क्रॉस एम का होता है। वो एक तरीके से समझ लो, यहाँ से लिया, ये पी नंबर तक जाती है, ये एम नंबर तक जाती है, तो जो इसका ऑर्डर होता है वो कितना होता है, पी क्रॉस एम का होता है। तो ये हो गई हमारी ट्रांजिशन मैट्रिक्स के बारे में। देखो ये रही ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी क्रॉस एम, ये रही यू की मैट्रिक्स एम क्रॉस 1 और y की मैट्रिक्स क्या है, p क्रॉस 1। ये तभी तो पॉसिबल है जब p क्रॉस ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम होगी। देखो यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो बचा हुआ p क्रॉस 1 आ गई इसकी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स की क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमने जो अभी पढ़ा है सारा, ये क्या है, स्टेट स्पेस के बारे में था। किसके बारे में था, स्टेट स्पेस इक्वेशन में ये वैल्यू कैसे लिखते हैं। बस अब हमें ये लिखना आ गया ना, ये चीज यूज बस इसका होगा। ये जो इतना सारा करा है ये एग्जाम में केवल थ्योरेटिकली अगर लिखने को आता है, स्टेट स्पेस इक्वेशन को समझाइए कैसे डराइव करती हैं, ऑर्डर किसका क्या होता है, या उसे एक्सप्लेन करिए, उसमें आपको लिखना है। काम अब बस हमें ये आने वाला है, ये याद रखना है। ऑर्डर अपने आप वहां निकल जाएगा, जब सॉल्यूशन करेंगे ऑर्डर अपने आप वहां निकल जाएगा, किसी चीज को हमें वहां पर नहीं देखना है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे इस टॉपिक के साथ खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते भी हैं। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।